एस्पिरेंट्स नमस्कार, मैं हूं दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 30 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का फर्स्ट टॉपिक इज आइस एज एरा ड्रैगन फ्लाई रीडिस्कवर्ड। तो रिसर्चर्स ने कंफर्म किया है प्रेजेंस ऑफ इल्यूसिव ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज क्रोकोथेमिस एरिथेसिया कहाँ पे, हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में, सदर्न वेस्टर्न घाट्स में। ये जो स्पीसीज़ है इसको प्रीवियसली ओवरलुक किया गया था ड्यू टू रिजेम्बलेंस टू द मोर वाइड स्प्रेड क्रोकोथेमिस सेर्विलिया। ठीक है, और ये कब मिली थी 2019 से 2023 के बीच में पहले पाई गई थी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये फाइंडिंग हाईलाइट करती है द बायोडाइवर्सिटी सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड द इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ स्पीसीज माइग्रेशन ड्यूरिंग द प्लीस्टोसीन आइस एज। किस टाइम का? प्लीस्टोसीन आइस एज के टाइम का। फिर की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो क्रोकोथेमिस एरिथेरिया जो है इज़ नोन फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड हैबिटेट्स इन पार्ट्स ऑफ यूरोप, एशिया और हिमालयाज़। कहाँ पे? यूरोप, एशिया और हिमालयाज़ में। जो स्टडी है फाउंड दैट सी एरिथेरिया कॉलोनाइज्ड सदर्न इंडिया ड्यूरिंग द प्लीस्टोसीन आइस एज। कहाँ पे आई थी वो? सदर्न इंडिया में कॉलोनाइज की थी प्लीस्टोसीन आइस एज के टाइम। और वो प्लीस्टोसीन आइस एज का टाइम कौन सा था? जब कूलर क्लाइमेट्स एनेबल्ड टेम्परेट फौना टू एक्सटेंड इनटू वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, जो रीडिस्कवरी है वो अंडरस्कोर करती है वेस्टर्न घाट के रोल को एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड द नीड फॉर स्पीसीज मॉनिटरिंग एंड हैबिटेट प्रोटेक्शन। ठीक है, अब की फैक्ट्स की बात करते हैं। जो वेस्टर्न घाट्स है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इज़ अ माउंटेन रेंज अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पे है? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में है, जो बायोडाइवर्सिटी में रिच है एंड वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का वर्ल्ड में। ये कम से कम 300 ऑर्डोनेट स्पीसीज होस्ट करती है, जिसमें ड्रैगन फ्लाई एंड डेमसिल फ्लाइज भी आती है। फिर ड्रैगन फ्लाइज की बात करते हैं तो ये ऑर्डर ओडोनाटा का है। दे आर इंडिकेटर्स ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हेल्थ। क्या चीज़ के इंडिकेटर्स हैं? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं एंड इम्पॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन। मॉस्किटो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। फिर क्रोकोथेमिस एरिथेरिया की बात की जाए तो इनको स्कारलेट ड्रैगन फ्लाई भी बोला जाता है और ये यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया में है मेनली, बट रेयरली कन्फर्म्ड इन पेनिनसुलर इंडिया। India has committed under the Convention on Biological Diversity and Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework कि उसको 30% ऑफ इट्स बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ को प्रोटेक्ट करना है बाय 2030। ठीक है, अब आते हैं अपन गवर्नमेंट अपॉइंट्स उर्जित पटेल एज IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है उर्जित पटेल, जो फॉर्मर RBI गवर्नर हैं, कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और वो रिप्लेस करेंगे KV सुब्रमण्यम को, जिनका टेन्योर कर्टेल किया गया है बिफोर कंप्लीशन। इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ 4 कंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी एट IMF। कहाँ पे? 4 कंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट है IMF पे, अलॉन्ग विद बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। ठीक है, अब की हाईलाइट्स की बात करते हैं तो उर्जित पटेल सर्व्ड एज अ 24th गवर्नर ऑफ RBI। पहले वो 24th गवर्नर थे RBI के 2016 से 2018 के बीच में, प्लेइंग अ की रोल इन इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। He will now represent India and its constituency at the IMF Executive Board, जो कंप्राइज करता है 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का एंड इलेक्टेड बाय मेंबर नेशंस और ग्रुप्स। ठीक है, फिर इंडिया की रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो एट IMF इट एंश्योर्स पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिस्कशंस और लैंडिंग फ्रेमवर्क्स में। ठीक है, फिर आते हैं अपन KV सुब्रमण्यम, जो उनके प्रीडिसेसर थे, हैज़ बीन वो अपॉइंट कब किए गए थे? 2022 में। अभी अपन को सिर्फ प्रेजेंट वाले याद रखना है कि उर्जित पटेल जी को बनाया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMF का 3 साल के लिए। अब IMF की बात करते हैं, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो स्टैब्लिश हुआ था 1944 में, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रमोट करता है मॉनेटरी कोऑपरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इंडिया हैज़ बीन अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सिंस 1944 और करेंटली अभी 13th लार्जेस्ट कोटा शेयर है अपना एंड इज़ द पार्ट ऑफ G20 नेशंस। किसका पार्ट है? G20 नेशंस का। ठीक है, विद फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन द IMF's बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, गवर्नमेंट क्लियर्स फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर ऑफिसर कैडेट्स डिसेबल्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया है प्रोविजन ऑफ फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ अंडर द एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। किसके अंदर? एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंदर फॉर ऑफिसर कैडेट्स। किसके लिए? ऑफिसर कैडेट्स के लिए जो डिसेबिलिटी सफ़र करते हैं ड्यूरिंग द मिलिट्री ट्रेनिंग। ठीक है, ये जो कैडेट्स हैं अर्लियर नॉट एलिजिबल फॉर ECHS कैन नाउ अवेल ट्रीटमेंट इन मिलिट्री एंड एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स। तो इनको मिलिट्री और एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट मिल सकता है अब। ठीक है, अब हम आते हैं की हाईलाइट्स में। तो इट अप्लाइज टू कैडेट्स मेडिकली डिस्चार्ज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ड्यू टू डिसेबिलिटीज़। तो ये उन कैडेट्स को लगता है जो मेडिकली डिस्चार्ज हुए थे ट्रेनिंग के टाइम ड्यू टू डिसेबिलिटीज़
और ये एक्सटेंड करता है ECHS बेनिफिट्स विदाउट कन्फरिंग एक्स सर्विसमैन स्टेटस। तो एक्स सर्विसमैन स्टेटस बिना दिए ये बेनिफिट्स देता है। इट एम्स टू रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन ऑन अफेक्टेड कैडेट्स फैमिली एज प्राइवेट मेडिकल केयर इज़ एक्सपेंसिव। और ये मूव फॉलो करता है रिकमेंडेशंस आफ्टर फैमिलीज फ्लैग्ड द इशू इन कोर्ट्स। ठीक है, अब आते हैं अपन की फैक्ट्स में। तो जो एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है वो लॉन्च हुई थी 2003 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव कैशलेस मेडिकल केयर टू एक्स सर्विसमैन पेंशनर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स। ठीक है, थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पॉलीक्लिनिक्स, सर्विस हॉस्पिटल्स और एम्पेनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्रेजेंटली अभी 55 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरीज और एनरोल्ड हैं ECHS के अंदर। जो डिसीजन है बेनिफिट का वो कैडेट्स फ्रॉम एकेडमीज़ लाइक NDA खड़गवासला, INA इजीमाला एंड OTA चेन्नई गया को मिला हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक इज PM वोज इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वीक्स आफ्टर ट्रम्प्स डेड स्वाइप। तो PM ने बोला है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी वीक्स आफ्टर ट्रम्प्स डेड स्वाइप। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड दैट इंडिया विल सून बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। कौन से नंबर पे, ये ध्यान रखना है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। एड्रेसिंग द इंडो जापान इकोनॉमिक फोरम इन टोक्यो। तो उन्होंने कब एड्रेस किया, मतलब कौन से एड्रेस में बोला है, इंडो जापान इकोनॉमिक फोरम में एड्रेस कर रहे थे वो टोक्यो में। तब उनने बोला कि इंडिया जल्दी ही थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। PM मोदी प्रोजेक्टेड अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ $100 ट्रिलियन फॉर इंडिया ओवर द नेक्स्ट डिकेड। Japanese companies have invested $40 billion in the last 2 years. JBIC ranked India as the most promising investment destination. ठीक है, फिर इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जाए, इस सपोर्टिंग इंडियाज़ एक्सपेंशन इन मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में। अब जॉइंट AI इनिशिएटिव की बात करते हैं तो वो लॉन्च किया गया था बिटवीन इंडिया एंड जापान टू स्ट्रेंथन रेजिलियंस इन की सेक्टर्स। कौन कौन से सेक्टर्स में, जैसे फार्मास्यूटिकल, क्रिटिकल मिनरल्स और न्यू और एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में। फिर आते हैं अपन जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म के बारे में। तो इट वाज साइन टू फाइनेंस ग्रीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी और मिनरल रिसोर्सेज। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था फॉर 2-वे स्किल्ड वर्कफोर्स एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड जापान। अब आते हैं अपन की फैक्ट्स में। तो इंडिया इज़ करेंटली, अभी क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम थर्ड लार्जेस्ट बनने वाले हैं एंड इज़ प्रोजेक्टेड टू सरपास जर्मनी एंड जापान बाय 2030, बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर USA एंड चाइना। तो USA, चाइना, फिर इंडिया, ऐसा हो जाएगा। अब FDI इन्फ्लोज की बात की जाए तो अभी $81.4 बिलियन है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के हिसाब से, ये 26 है प्रोजेक्टेड मतलब। फिर जापान इज़ इंडियाज़ 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर, क्यूमुलेटिव FDI है $39.1 बिलियन। और जो इंडिया की GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन है 2025 के लिए वो 6.3% है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज SC रिटर्न्स टू फुल स्ट्रेंथ ऑफ 34 विद 2 न्यू जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो 34 है, लेकिन बहुत सारी सीट्स वेकेंट थी तो अभी फाइनली 34 हो गई है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई एडमिनिस्ट्रेड ओथ्स टू जस्टिस आलोक आराधे। ये अपन ने याद है, अभी अपन ने 4-5 दिन पहले पढ़ा था कि इनको अपॉइंट किया जाएगा, तो इनका अपॉइंटमेंट हो गया, जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस विपुल M पंचोली एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। विद दिस सुप्रीम कोर्ट हैज़ रीच्ड द फुल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस। की हाईलाइट्स की बात की जाए तो जो जस्टिस आलोक आराधे है, अब देखो इसमें ना ये ईयर वीयर कब पैदा हुए थे ये सब नहीं याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि इससे पहले वो कहाँ के चीफ जस्टिस थे। तो ये पहले चीफ जस्टिस थे तेलंगाना हाई कोर्ट के। फिर जस्टिस विपुल M पंचोली की बात की जाए तो ये परमानेंट जज थे गुजरात हाई कोर्ट के। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं की फैक्ट्स में कि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की वो 34 है, 1+1 CGI रहेंगे और 33 जजेस रहेंगे। जो रिटायरमेंट एज है सुप्रीम कोर्ट जजेस की वो 65 ईयर्स है अंडर आर्टिकल 124। जो रीसेंट अपॉइंटमेंट है वो इंश्योर करता है कि सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करे फुल स्ट्रेंथ में टिल November 23, 2025। जो कोलेजियम सिस्टम है इंडिया में एक जुडिशियल मैकेनिज्म है जो इवॉल्व हुआ थ्रू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स वेयर अ ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड्स अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, एवरी फैमिली वीमेन विल गेट ₹10,000 फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एक न्यू स्कीम जिसके अंदर 1 वीमेन फ्रॉम एवरी फैमिली, मतलब हर फैमिली से एक वीमेन को विल बी प्रोवाइडेड ₹10,000 एज फाइनेंशियल सपोर्ट। तो 10,000 रुपये मिलेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए टू स्टार्ट एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब स्कीम के बारे में देखते हैं तो ये सितंबर 2025 से स्टार्ट होगी एंड द अमाउंट विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू द विमेंस बैंक अकाउंट और एडिशनल सपोर्ट मिलेगा ₹2 लाख का आफ्टर 6 मंथ्स इफ रिक्वायर्ड। जो स्कीम है इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड आफ्टर एक्सटेंसिव इंटरैक्शन विद 70,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन बिहार। ठीक है, और इसमें जीविका, PM जनधन योजना और मुद्रा स्कीम सबको
मतलब सबको मिक्स करके एक साथ बेनिफिट्स देंगे। अब जीविका के बारे में देख लेते हैं। तो जीविका बिहार की बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है जो लॉन्च हुआ था 2006 में वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से, जिसका एम है पॉवर्टी एलिविएशन एंड विमेन एम्पावरमेंट थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रमोशन। जो बिहार है उसका स्ट्रॉन्ग एसएचजी नेटवर्क है अंडर जीविका और वो कवर करती है ओवर 1.4 करोड़ विमेन। ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इंडिया का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो अराउंड 37% है, विथ बिहार बिलो द नेशनल एवरेज। कितना है? 37% है। नेक्स्ट टॉपिक इज आगाज़। इंडिया डिफीटेड चाइना 4-3 इन एशिया हॉकी कप। तो इंडिया ने अभी एक कैंपेन स्टार्टेड इट्स कैंपेन फॉर इन द एशिया कप हॉकी 2025 वाला, और उसमें डिफीट किया चाइना को 4-3 से इन द ओपनिंग मैच हेल्ड एट जयप्रकाश नारायण वेलोड्रम पटना में। ठीक है, वेलोड्रोम में बिहार। अभी कितने से क्या क्या जीता ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट किया था टूर्नामेंट और ट्रॉफी को हैंड ओवर किया। ठीक है। फिर आते हैं इंडिया इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन एशिया कप हॉकी। उसने 4 टाइटल्स जीते 1985 में, 2007 में, 2017 में और 2022 में। फिर एशियन हॉकी फेडरेशन है वो स्टैब्लिश हुआ था 1958 में और उसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में, एंड इट इज़ द गवर्निंग बॉडी फॉर फील्ड हॉकी इन एशिया और जो एफिलिएटेड है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से। जो विनर है एशिया कप हॉकी का वो सिक्योर बोर्ड डायरेक्ट बर्थ इन द FIH वर्ल्ड कप। ठीक है। इंडियाज़ मेंस हॉकी टीम इज़ करेंटली रैंक नंबर 3 इन FIH वर्ल्ड रैंकिंग्स। तो FIH वर्ल्ड रैंकिंग्स में इंडिया की जो मेन हॉकी टीम है वो करेंटली नंबर 3 पे है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट स्कोप एमिनेंस अवार्ड्स। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेजेंट किया है स्कोप एमिनेंट अवार्ड्स 2022-23 न्यू दिल्ली में अगस्त 29, 2025 को। और ये अवार्ड से ही ऑनर किए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस। तो कौन कौन से डायमेंशन में, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, CSR और इनोवेशन। अब की हाईलाइट्स की बात करते हैं तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है दे हैव हिस्टोरिकली कंट्रीब्यूटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट और बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। President described CPSEs as catalysts of growth and pillars of prosperity, highlighting their role in आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया में। ठीक है। फिर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो इंडिजीनियस एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम है आकाश तीर, वो डेवलप हुआ था सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के हेल्प से, और इसने इंडिया के टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस को शोकेस किया। ठीक है। फिर आते हैं अपन स्कोप की। तो स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है, ये एपेक्स प्रोफेशनल बॉडी है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की इंडिया में, जो स्टैब्लिश हुई 1973 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। अब CPSEs इंडिया की बात करते हैं, टोटल CPSEs हैं वो 256 हैं। फिर वो अप्रॉक्सीमेटली 5.9% कॉन्ट्रीब्यूट करती है इंडिया के GDP में। और टॉप CPSEs प्रॉफिट के हिसाब से कौन कौन सी? ONGC है, NTPC है, पावर ग्रिड है और कोल इंडिया है। ठीक है। तो आई होप ये प्रीलिम्स वाला टॉपिक क्लियर है। अब हम मेंस के 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स में आएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंस का फर्स्ट एडिटोरियल, इन एन अनस्टेबल वर्ल्ड एनर्जी सोवर्निटी इज़ द न्यू ऑयल। तो बेसिकली हमको ये देखना है कि एनर्जी सोवर्निटी कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे हमको अपने ऊपर खुद पे डिपेंडेंट, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं होना है एनर्जी के लिए। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है कि इंडिया इंपोर्ट्स ओवर 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल। कितना? 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है, एंड मोर देन 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस कितना? मोर देन 50%, मेकिंग एनर्जी सिक्योरिटी अ मैटर ऑफ नेशनल रिस्क रजिस्टर। तो जैसे अभी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सप्लाई चेन फ्रेजिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं और प्राइस वोलेटिलिटी को अंडरस्कोर करते हैं, अंडरस्कोर द नीड ऑफ एनर्जी सॉवरेनिटी। फिर हाइलाइट्स के हिसाब से देखेंगे तो डिपेंडेंस ऑन रशिया। तो सिंस 2022 रशिया हैज़ एमर्ज्ड एज इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर, अकाउंटिंग फॉर नियरली 35 to 40% ऑफ क्रूड इम्पोर्ट्स इन 2024-25। इकोनॉमिक बर्डन की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के हिसाब से जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट्स हैं उसने कॉस्ट किया $170 बिलियन, ओवर 25% ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स। ये जो प्रेशर है, दिस प्रेशर्स फॉरेन एक्सचेंज, वीकेंड्स रुपी और इफेक्ट करता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। फिर ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स को देखते हैं। जो 1973 का ऑयल एम्बार्गो है उसने एक्सपोज किया ओवर डिपेंडेंस को ऑन ओपेक। फिर फुकुशिमा डिजास्टर की बात करते हैं तो उसने हाईलाइट किया रिस्क्स ऑफ न्यूक्लियर डिपेंडेंसी। 2021 टेक्सास फ्रीज की बात की जाए तो वो शोकेस किया फ्रेजिलिटी ऑफ रिन्यूएबल हैवी ग्रिड्स। और 2022 का जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसने डिस्टर्ब किया गैस सप्लाई को और स्पाइक किया LNG प्राइजेस को। फिर एनर्जी रियलिटी की बात करते हैं। जो फॉसिल फ्यूल्स है स्टिल मीट 80% ऑफ द ग्लोबल प्राइमरी एनर्जी डिमांड। और जो एक्सप्लोरेशन है इन्वेस्टमेंट में इन ऑयल एंड गैस आर फॉलिंग, मेकिंग द सिस्टम वल्नरेबल टू सप्लाई शॉक्स। तो इससे क्या होता है? सिस्टम वल्नरेबल हो जाता है सप्लाई शॉक के लिए।
फिर इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करते हैं। तो ओवर 60% ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो सोर्स किया जाता है वेस्ट एशिया से। डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स में, वो लीव करता है इंडिया को एक्सपोज टू प्राइस शॉक्स, वॉर और सैंक्शंस। जो हैवी रिलायंस है वन पार्टनर पे, जैसे रशिया की बात की जाए, तो वो रिस्क करता है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को। फिर आते हैं अपन पिलर्स ऑफ एनर्जी सोवरेनिटी। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि हमको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, जिसमें हम अवॉइड करेंगे सिंगल सोर्स डिपेंडेंस। फिर हम रेजिलियंस क्रिएट करेंगे, जिसमें हम स्ट्रेंथन करेंगे बफर्स को अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक, जैसे कुछ वॉर हो जाए या कुछ उन देशों में जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ कुछ दिक्कत आ जाए तो हमको इशू ना हो। सस्टेनेबिलिटी, हम इन्वेस्ट करेंगे रिन्यूएबल्स में, बायो एनर्जी में, न्यूक्लियर में और हाइड्रोजन में। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करते हैं तो मॉड्यूलर रिएक्टर्स, स्टोरेज सिस्टम, बायोगैस और ग्रीन हाइड्रोजन स्केल अप करेंगे। और अफोर्डेबिलिटी बिल्ड करेंगे, जिसमें इंश्योर करेंगे ट्रांजिशंस को कि दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है। फिर आते हैं अपन वे फॉरवर्ड में। तो करिकुलम रिफॉर्म करेंगे एनर्जी साइंसेज में, जिससे फॉस्टर कर सके इंडिजीनियस इनोवेशन को। स्ट्रेंथन करेंगे सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसफॉर्मेशन, सतत ट्रांसपोर्टेशन। और एक्सपैंड करेंगे कंप्रेस्ड बायोगैस के प्रोडक्शन को। रिवाइव करेंगे थोरियम रोड मैप को और लोकलाइज करेंगे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। स्केल अप करेंगे पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज। अभी बेसिकली हम रिन्यूएबल वाले चीज़ों में चल रहे हैं ना, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज और ग्रिड बैलेंसिंग मैकेनिज्म्स को, जिससे हम कॉम्प्लीमेंट कर सकें। फिर प्रमोट करेंगे हम ग्रीन हाइड्रोजन को, जिसमें हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलाइज़र यूज़ करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। रिड्यूस करेंगे क्रूड ऑयल के इंपोर्ट डिपेंडेंस को बाय डाइवर्सिफाइंग बियॉन्ड रशिया एंड वेस्ट एशिया। एनहांस करेंगे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को, नेगोशिएट करेंगे लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स विद मल्टीपल पार्टनर्स। और इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे क्रॉस पार्टी नेशनल कंसेंसस एनर्जी स्ट्रैटेजीज़ के लिए, जो अवॉइड कर सके पॉलिसी डिस्ट्रप्शंस। तो आई होप ये एडिटोरियल क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में, द चाइना ब्लाइंड स्पॉट। इंडिया लैक्स अ डीप इंस्टीट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइनाज हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटीज़, लीडिंग टू अ नॉलेज गैप इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो इससे क्या होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काफ़ी गैप आता है। अब ये जो आर्टिकल है ना, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें मतलब यदि आप बोलोगे तो मैं स्किप भी कर दूँगी, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ अपन ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि जो इंडिया की, हमारा क्या बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है फॉरेन सोर्सेज में। जो इंडिया की अंडरस्टैंडिंग है ना चाइना की, वो मेजरली वेस्टर्न स्कॉलरशिप से आती है और वो लिमिट करती है इंडिजीनियस पर्सपेक्टिव को। फिर सुपरफिशियल एनालिसिस की बात करते हैं। जो करंट डिस्कोर्स है वो फोकस करता है लार्जली ट्रूप मूवमेंट्स पे, ट्रेड नंबर्स पे और बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे। फिर हिस्टोरिकल लिंकेजेस मिसिंग है, जैसे इवेंट्स है जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, माओ रिवॉल्यूशन और सी जिनपिंग का कंसोलिडेशन, उसको उतने अच्छे से नहीं पढ़ा जा रहा है। एजुकेशन गैप है और पॉलिसी रिस्क है। ठीक है। चैलेंजेस की बात की जाए तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है बहुत सारे एरियाज़ में। मिनिमल पब्लिक फंडिंग है चाइना फोकस्ड रिसर्च सेंटर्स में। वीक इंटीग्रेशन है चाइनीज़ लैंग्वेज की और कल्चर स्टडीज़ की हायर एजुकेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उनकी चीज़ें पढ़ नहीं पाते हैं। पॉलिसी डिबेट्स डोमिनेटेड है सिक्योरिटी और क्राइसिस ड्रिवन अप्रोचेस से। तो अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, तो हमको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है चाइना स्टडीज़ को, जिसमें सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट करना है, जिसमें चाइनीज़ पॉलिटिक्स पढ़ी जा सके, इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर। प्रमोट करना है लैंग्वेज ट्रेनिंग को, जिसमें हम स्केल अप कर सके मैंडरिन टीचिंग प्रोग्राम्स को, जिससे हम बिल्ड करें न्यू जनरेशन ऑफ इंडो चाइना एक्सपर्ट्स। इन्वेस्टमेंट करें रिसर्च में, जिसमें चाइना स्पेसिफिक पॉलिसी एनालिसिस हो। क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच लाएँ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, सोसाइटी और टेक्नोलॉजी को लिंक करके पढ़ें। स्ट्रैटेजिक टैलेंट पूल ले, जिसमें चाइना स्पेशलिस्ट हो। और रिड्यूस करें डिपेंडेंस ऑन फॉरेन नैरेटिव्स। तो इंडियन ऑथर्ड स्कॉलरशिप्स हमको देनी है। ठीक है। तो आई होप ये एडिटोरियल भी क्लियर है। अब हम शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।